नमस्कार दोस्तों। जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में यूजीसी नेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी की लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और इस वीडियो में मैंने जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न हैं, उन पर बात की है। भवानंद फ्री लर्निंग पर आपका स्वागत है और मैं हूं व्योमकेश शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस बुक को मैंने अगली स्लाइड में यूज किया है वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से ली गई है और इस पे आप लोग देखिए लिखा हुआ है, देयर आर नो नोन कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑन द यूज ऑफ द टेक्स्ट। ये हमारे एक परम प्रिय अग्रज अजीत कुमार तिवारी हैं, वेस्ट बंगाल में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने मुझे ये उपलब्ध करवाई है। तो ये कवर पेज है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आप लोग देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन, उनकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई है और प्रिंटेड एज ए स्पेशल नंबर ऑफ द जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पार्ट 1 फॉर 1888। आप लोग पढ़ते हैं कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका के विशेषांक के रूप में पहली बार द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ ग्रियर्सन का प्रकाशित हुआ था। ये वही बात है, पत्रिका के विशेषांक के रूप में, प्रिंटेड एज ए स्पेशल नंबर ऑफ द जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी 1888 ईस्वी में। एक साल बाद 1889 ईस्वी में सोसाइटी ने ही इस जो विशेषांक के तहत यह प्रकाशित हुआ था इतिहास, उसको एक बुक फॉर्म में इतिहास ग्रंथ के रूप में प्रकाशित कराया। ठीक है, तो पहले पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में, एक वर्ष बाद 1889 में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में यह प्रकाशित हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन एक आईसीएस अधिकारी थे, इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे। इंग्लैंड से जब ये भारत आए, आयरलैंड के थे बेसिकली, तो इन्हें बंगाल में पोस्ट किया गया और वहां पर ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से जुड़े। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हो चुकी थी और विलियम जोन्स के निर्देशन में वहां पे सब लोग काम कर रहे थे। तो भाषा और साहित्य के ऊपर जॉर्ज ग्रियर्सन ने वहीं काम करना शुरू किया। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के महत्वपूर्ण कामों के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और बात करूंगा। चलिए, तो ये नाम है, आप लोगों ने देख लिया है। 1873 में ये इंडिया आए थे, इस पर बात हो चुकी है। ये जो प्रिंट है उस पर भगवान राम के जन्म का चित्र मिलता है, इस जो इतिहास ग्रंथ है ग्रियर्सन का, और उस पर भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी, ये पंक्तियां मिलती हैं। आप लोग जानते हैं इनके बारे में, बहुत प्रिय कवि थे तुलसीदास ग्रियर्सन के। ये काल विभाजन है, चैप्टराइजेशन है। जो प्रश्न आ रहे हैं वो हिंदी में है। चैप्टराइजेशन ग्रियर्सन ने अंग्रेजी में किया था, इसका हिंदी अनुवाद जब हुआ किशोरी लाल गुप्त ने किया, आप लोग जानते हैं। तो वो जो चैप्टराइजेशन हिंदी में मिलता है वो वहां से भी लिया जाता है, कई बार इंडिपेंडेंटली किसी और इतिहासकार ने लिख दिया, वहां से भी ले लिया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट, तो आप हिंदी समझने में आसानी होगी। पहला चैप्टर है दी बर्डिक पीरियड, मतलब चारण काल। ये बर्डिक पीरियड मतलब चारण काल किया गया, उसका अनुवाद, और 700 से 1300 एडी। ठीक है, इसकी समय सीमा है, आप सब लोग जानते हैं, 700 से 1300 एडी। दूसरा अध्याय है द रिलीजियस रिवाइवल ऑफ द 15th सेंचुरी, मतलब 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, इस नाम से हिंदी में आपको मिलता है। तीसरा है द रोमांटिक पोएट्री ऑफ मलिक मुहम्मद। ये यूजीसी नेट में 2020 में जो प्रश्न पूछा गया था, जायसी की प्रेम कविता, इस नाम से किसने अपने इतिहास में एक अध्याय रखा, तो वो ग्रियर्सन ने रखा था, तो वो यहीं से लिया गया है, द रोमांटिक पोएट्री ऑफ मलिक मुहम्मद। उसको हिंदी में क्या किया गया, जायसी की प्रेम कविता। चौथा है द कृष्णा कल्ट ऑफ ब्रज, इसको हिंदी में क्या लिखा गया, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। कल्ट वर्ड के लिए संप्रदाय लिखा जा रहा है हिंदी में, वैसे तो कल्ट का अलग अर्थ होता है, लेकिन अगर लिखा जा रहा है तो आप इसको स्वीकार कर लीजिए, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। चलिए, पांचवा है द मुगल कोर्ट, तो सीधा सीधा इसका अर्थ है मुगल दरबार। छठवां है तुलसीदास, तुलसीदास नाम से एक अलग अध्याय लिखा, तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है, मुगल दरबार नाम से अध्याय विभाजन किसने किया अपने इतिहास ग्रंथ का हिंदी साहित्य के, तुलसीदास नाम से किसने किया, तो ग्रियर्सन ने किया। सातवां है दी आर्स पोएटिका,
आर्स पोएटिका हिंदी में क्या किया गया, रीति काव्य। लेकिन ये जो आर्स पोएटिका है वो होरेस, एक कवि हैं होरेस, उनकी कविता एक थी, उस नाम पर ये लिया गया है। ग्रियर्सन ने वहां से लिया है। आर्स एक लैटिन वर्ड है, आर्स का अंग्रेजी में होता है अर्थ आर्ट। आर्स पोएटिका मतलब आर्ट ऑफ पोएट्री। तो ग्रियर्सन का ये नाम होरेस की कविता के शीर्षक से लिया गया है। और हिंदी में क्या मिलता है, रीति काव्य। तो अगला अध्याय है अदर सक्सेसर्स ऑफ तुलसीदास। तो तुलसीदास के अन्य परवर्ती, सीधा सीधा इसका अर्थ है द 18th सेंचुरी, ये उनका नवा काल विभाजन है, मतलब 19वीं शताब्दी। और 10वां है हिंदुस्तान अंडर द कंपनी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। उसके बाद 11वां है हिंदुस्तान अंडर द क्वीन, मतलब क्वीन विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो आप सभी जानते हैं 1858 में भारत का शासन ब्रिटेन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया था 1857 की क्रांति के बाद। तो ये जो 11वां अध्याय है वो 1857 से 1887 ईस्वी को लेकर लिखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि अंतिम अध्याय है क्वीन विक्टोरिया के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आने के बाद का जो समय है उस पर लिखा है इन्होंने। ये प्रीफेस है। प्रीफेस में वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया जो शब्द में, जो शुक्ल जी ने अपने साहित्य के इतिहास ग्रंथ में ग्रियर्सन के इतिहास के लिए लिखा, जो शब्द द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, तो ये नॉर्दर्न यही है, छठवीं प्रीफेस की 6वीं लाइन में है। देखिए, अब ग्रियर्सन के पहले के सारे कवि क्या करते थे, वर्ण क्रम के अनुसार काल विभाजन करते थे। ग्रियर्सन ने क्या किया, अवधि के आधार पर किया, प्रवृत्तियों के आधार पर किया, ऐतिहासिक आधार पर किया। कैसे किया, 713 एडी में पुष्य कवि, पुष्य को उन्होंने पहला कवि माना। उन्होंने लिखा है दिस इज द अर्लीस्ट वर्नाक्यूलर पोएट ऑफ whom I have found any mention in native authors। तो ग्रियर्सन, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी गया है कई बार। ग्रियर्सन कहते हैं कि उनके अनुसार पुष्य ऐसे पहले वर्नाक्यूलर पोएट हैं, देशी भाषा के कवि हैं, हिंदी, देशी मतलब देशी भाषा मतलब हिंदी के कवि, जिनका जिक्र उन्हें मिलता है। तो उन्होंने पुष्य को पहला कवि माना 713 एडी। उसके बाद 830 एडी खुमान सिंह, तो 713 एडी के बाद 830 एडी आया। तो ये अवधि के आधार पर है। ऐसा नहीं है कि क ख ग नाम से वर्णमाला में जो अक्षर पहले है उस नाम से जो कवि आ गया वो पहले आ गया, जो बाद वाले अक्षर है उस नाम वाला कवि बाद में आया। तो ऐसा नहीं है इनके ग्रंथ में, इसके पहले वही होता था। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सही मायने में काल विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास, व्यवस्थित प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया अपने अंग्रेजी इतिहास में, जो उन्होंने हिंदी साहित्य का लिखा। चलिए, ये मलिक मोहम्मद जायसी, जो तीसरा अध्याय है, जायसी की प्रेम कविता, ये यही है, ठीक है, द रोमांटिक पोएट्री ऑफ मलिक मोहम्मद। तो नाम क्या है चैप्टर का, द रोमांटिक पोएट्री ऑफ मलिक मोहम्मद। हिंदी में क्या है, जायसी की प्रेम कविता। इस पर बात हो चुकी है। पहली बार कालक्रम और नामकरण का प्रयास किया 1888 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में, और 1889 ईस्वी में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में सोसाइटी ने इसे प्रकाशित किया। चलिए, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा पहली बार जॉर्ज ग्रियर्सन ने, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और तुलसीदास के साहित्य का वैज्ञानिक अध्ययन किया, और तुलसीदास के काव्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बुद्ध के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा लोक नायक, कहीं कहीं अवतार भी लिखा मिलता है कि अवतार कह दिया, तो दूसरा सबसे बड़ा लोक नायक या अवतार, दूसरा सबसे बड़ा अवतार बुद्ध के बाद तुलसीदास को किसने कहा, ग्रियर्सन ने कहा। तो तुलसीदास का वैज्ञानिक अध्ययन किया, तुलसीदास के नाम से एक अध्याय लिखा, इसलिए ये सब कहा। लेकिन अपनी विचारधारा उनकी थी औपनिवेशिक विचारधारा, कॉलोनियल माइंड सेटअप के साथ एक ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उन्हें संगत ठहराना था, उसको वैध ठहराना था। तो उन्होंने कहा ईसाइयत का प्रभाव है ये, ठीक है। अपनी सभ्यता और संस्कृति को श्रेष्ठ जो कहने की बात है कि हम लोग श्रेष्ठ हैं, यूरोपीय जाति के लोग श्रेष्ठ हैं, जाति यहाँ पे रेस के शब्द में है। तो शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज को आधार बनाया इन्होंने। इतिहास ग्रंथ लिखते समय यह भी पूछा जा सकता है कि किस अपने पहले के किस कविवृत्त संग्रह को या किस इतिहास ग्रंथ को या किस रचनाकार से प्रभावित दिखते हैं। यद्यपि जॉर्ज ग्रियर्सन अपनी भूमिका में कर्नल टॉड, विष्णुलाल मोहनलाल पांड्या, जो कर्नल टॉड की राजस्थान नाम से एक पुस्तक है
उससे बहुत कुछ लिया है। और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता जब पढ़ेंगे तो उसमें ये इन लोगों का नाम आएगा, उस पर अलग से एक वीडियो बनाकर बात करूंगा मैं। तो चलिए, भाषा और साहित्य का अध्ययन किया ग्रियर्सन ने। 1894 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक भारतीय भाषाओं के सर्वेक्षण का काम किया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का भाषा सर्वेक्षण। तो यह प्रश्न भी बार बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि भारत का भाषा सर्वेक्षण नाम से किसने लिखा है, मतलब किसकी कृति है, लिखा नहीं है। तो ग्रियर्सन का उत्तर मानिए, ग्रियर्सन उसके उत्तर है। 11 बड़ी बड़ी जल्दों में प्रकाशित हुआ और कई जल्द तो कई भागों में है। तो एक बड़ा काम था ये, बहुत रिकॉग्नाइज किया गया। और भारतीय भाषाओं, उपभाषाओं, बोलियों के उदाहरण संकलित हैं, जिसमें तिब्बती, चीनी, बर्मी और ईरानी भाषा परिवार को भी सम्मिलित किया गया है। कुल 368 भारतीय भाषाओं एवं बोलियों का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है ग्रियर्सन के इस काम में। चलिए, एक सबसे महत्वपूर्ण काम, विद्यापति की 2 रचनाओं कीर्तिलता, जानते होंगे आप लोग, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इससे पहली बार हिंदी जगत को परिचित कराने का काम भी विद्यापति ने किया था, ग्रियर्सन ने किया था। तो यह भी बहुत कम लोगों को पता होगा, आप इसको भी याद रखिए कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका के साहित्यिक महत्व को सबसे पहले हिंदी जगत के सामने लाने का काम जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही किया था। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने विद्यापति की जो अति श्रृंगारिक कविताएं थी उसको भी भक्तिपरक कह दिया था। इस पर मैंने अपने पहले वीडियो में बात भी कर चुका हूं मैं। तो शुक्ल जी ने क्या कहा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल सस्ते हो गए हैं। ठीक है, तो ये शुक्ल जी ने व्यंग्य किसके ऊपर किया, ग्रियर्सन के ऊपर किया, क्योंकि उन्होंने विद्यापति की श्रृंगारिक कविताओं को भक्तिपरक कह दिया था। तो चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। भाषा के साथ लोक साहित्य पर भी काम किया और लोक साहित्य पर 2 लेख लिखे, सम बिहारी फोक सॉन्ग्स एंड सम भोजपुरी फोक सॉन्ग्स। तो जो उनका भोजपुरी फोक सॉन्ग्स है उसमें उन्होंने भोजपुरी गीतों का अनुवाद किया अंग्रेजी में और उस पर कुछ टिप्पणियां भी लिखी थी। और इसी को ग्राम गीतों का पहला संकलन भी माना जाता है। कई आलोचकों ने ऐसा माना है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो भोजपुरी गीतों का सम भोजपुरी फोक सॉन्ग्स नाम से संकलन किया 1886 ईस्वी में, वो ग्राम गीतों का पहला संकलन है। अच्छा, इनकी एक मौलिक कृति भी है, बिहार पीजेंट्स लाइफ, 1885 में आई थी। इसमें ये बिहार के लोक जीवन का विश्वकोश माना जाता है। तो ये सीधे सीधे पूछा जा सकता है, इसको याद कर लीजिए। और ये नागरी और रोमन दोनों लिपियों में है, सचित्र व्याख्या मिलती है इसमें, मतलब चित्र के साथ दिखाया गया है बिहार के लोक जीवन को। तो चलिए, ये जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में हमने बात की और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।